हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक क्लास आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है और सेकंड क्लास जो है हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो ह्यूमन साइकोलॉजी से बन सकते हैं, मेमोरी से बन सकते हैं, फॉरगेटिंग से बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवाए थे। उससे आगे हम जो है वो 31 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन भी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज़ कंटिन्यू करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू मुझे बताइएगा टाइप करके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया है, सकारात्मक स्थानांतरण। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है। जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फर्क डालती है, असर डालती है, प्रभाव डालती है, तो उसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में बात हो रही है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब है, मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पर बोला जाता है ना, जिस बंदे को जो है साइकिल चलानी आती है, वो पर्सन जो है वो स्कूटर या स्कूटी चला सकता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हेल्प कर रही है, यानी कि जो सीखने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, ड्राइविंग स्कूटर देन का यहाँ पे कार कन्फ्यूजन अगर हम बात करते तो वो गलत चीज़ हो जाती है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। अगर हम बात करें कि आप स्कूटर चला रहे हो और मैं कहूँ कि आपको कार चलानी आ जाएगी, तो क्या ऐसा होगा, कार में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। स्कूटर चलाने वाले को कार में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल वाले को हेल्प हो जाती है आपकी स्कूटी चलाने में। सेम वहीं पे बात आ जाती है कि अगर आप यहाँ पर गाड़ी चला रहे हो और आपको फॉरेन कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह में आपको जो है वो गाड़ी चलाने को बोल दिया जाए, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा उस चीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान का प्रभाव किस पर पड़ता है, सीखने पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, आयु पर पड़ता है, लिंग पर पड़ता है। तो फटीग हमारी जो है वो अफेक्ट करता है लर्निंग को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको थकान हुई है तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाओगे, सीखने की दर में कमी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाएं किससे संबंधित है। जो इमोशंस होते हैं हमारे व्यवहार से संबंधित होते हैं, स्मृति से संबंधित है, बुद्धि से या आदत से। तो जो इमोशंस हैं, इमोशंस हमारे बिहेवियर से संबंधित होते हैं, बिहेवियर से रिलेट करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, भावनात्मक विकास सबसे पहले किस अवस्था में होता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये कौन से अवस्था का बच्चा जो है वो इमोशनल होता है। तो जो इन्फेंसी होता है ना, छोटा बच्चा होता है, इन्फेंसी देखो 4 स्टेजेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन्फेंसी है, ये चलती है आपकी, डेवलपमेंट की स्टेज है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, जो बाल्यावस्था है ये 2 से जो है वो 12 वर्ष तक चलेगी। इसमें भी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड 2 आते हैं। किशोरावस्था है यानी कि एडोलेसेंस, ये 12 से 18 वर्ष तक चलेगी और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर चलती है। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू बोला जा रहा है यहाँ पे, तो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सामाजिक विकास का संबंध किससे है, सोशल डेवलपमेंट रिलेट्स टू। तो सामाजिक विकास का मतलब है कि आप समाज में विकास हो रहा है, आपका समायोजन हो रहा है, आपकी एडजस्टमेंट हो रही है। तो समाज में समायोजन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समायोजन का अर्थ क्या है, एडजस्टमेंट का अर्थ क्या होता है कि आप कैसे समाज में अपना तालमेल बिठा रहे हो, कैसे एडजस्ट कर रहे हो, कैसे वहाँ पे रह रहे हो, कैसे उनके साथ में घुल मिल रहे हो। तो वातावरण से तालमेल बिठाना जो है वो समायोजन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है। जो अडोलेसेंस है, अडोलेसेंस में जब आप पहुंचते हो ना, तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, भावनात्मक अस्थिरता, यानी कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, विस्मृति, आप भूल जाते हो, थकान हो जाती है, आदत है। तो करेक्ट आंसर है
एडोलेसेंस में जब आप पहुंचते हो, आप वयस्क जब होते हो, तो एडोलेसेंस में जो है वो भावनात्मक अस्थिरता आती है। आपको समझ नहीं आता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे यहाँ पर व्यक्त करो, कैसे चीज़ों को रखो। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसे बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होती है? जहाँ पर बच्चों की एज को, बच्चे के इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को, सारी चीज़ों को, लेवल को ध्यान में रखा जाता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो किसने शुरू की थी? अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन अगर हम बात करें तो रूसो ने जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ पर शुरू की थी। ठीक है, स्किनर ने और फ्राइड ने क्या किया था, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। जो सिगमंड फ्राइड हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। रूसो का मैंने बता दिया, आपको एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिगमंड फ्राइड हैं, इन्होंने पहली बात तो एक हमने जो है वो पिछली क्लास में भी पढ़ा था, साइको एनालिटिकल थ्योरी, और क्या बोला जाएगा, साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है इन्होंने दी थी। पहली बात, इन्होंने जो है वो 3 टाइप ऑफ माइंड के बारे में भी बताया था कि हमारे पास माइंड जो है 3 टाइप के हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और यहाँ पे 3 टाइप की पर्सनैलिटी के बारे में बात की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में भी बताया था। और इन्होंने जो है वो 5 स्टेजेस भी आपने दी है यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने। ऑस्ट्रिया वियना के ये रहने वाले थे। ठीक है, स्किनर ने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, पैवलम ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? बेस्ट टाइप ऑफ डिसिप्लिन। तो बेस्ट टाइप ऑफ डिसिप्लिन होता है जिसमें बच्चा खुद से जो है वो क्या होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, ना कि उसको खुद से मतलब करवाया जा रहा है, आप उसको कठोर रखो, रिजिडिटी रखो, वैसा नहीं होता है। तो आत्मानुशासन जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ डिसिप्लिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? रोल ऑफ टीचर, हम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए। तो टीचर हमेशा एक फैसिलिटेटर की तरह जो है वो होना चाहिए, ना कि जो है यहाँ पर तानाशाह होना चाहिए, निरीक्षक होना चाहिए, दंडदाता होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में या एज अ गाइड आप बोल दीजिए, गाइड की तरह होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? बोलते हैं ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण क्या है? आपका हेरिडिटी भी हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है, ये दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट बोल दिया जाता है ना कई बार कि विकास क्या है, तो विकास जो है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, या आप ये बोल सकते हो नेचर और नर्चर का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब हुआ आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का संबंध किससे है? क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी होती है जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पर जो है कोई चीज़ को देखा, आप वहाँ पे उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, और वो बिल्कुल वैसे का वैसा अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आपकी क्रिएटिविटी नहीं है। जब आप उसमें अपनी ओरिजिनलिटी को ऐड कर रहे हो, अपनी मौलिक सोच को ऐड कर रहे हो, तो वो क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू आपकी ओरिजिनलिटी, यानी कि मौलिक सोच, यानी कि ओरिजिनल थिंकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि और सीखने का संबंध क्या है? जो आपकी इंटेलिजेंस है और लर्निंग है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? जो अगर इंटेलिजेंट है तो वो सीखेगा, इंटेलिजेंट नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट और सीखने का आपस में संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक का सर्वांगीण विकास किस पर निर्भर करता है? ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? तो वो सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सभी स्तर पर जो है वो निर्भर करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर भी केवल आ जाता है तो वो कभी भी करेक्ट नहीं माना जाता है, बाकी ऑप्शंस में केवल देखने को मिल रहा था।
नेक्स्ट है सीखने की गति किस पर निर्भर करती है, स्पीड ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन। तो लर्निंग जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितने आपको जो है आप कितने मोटिवेटेड हो। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेट हो आप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हो। आपकी बुद्धि व प्रेरणा यानी कि इंटेलिजेंस और मोटिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट टूल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, पुरस्कार है, दंड है, भय है, आलोचना है। तो मोटिवेशन किससे होती है, तो यहाँ पे इन चारों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि बच्चे को रिवॉर्ड अगर दिए जाए तो उससे जो है बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभिप्रेरित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कक्षा में रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है, इंटरेस्ट इन क्लास इंक्रीज्ड बाय। तो बच्चों को अगर आप जो है वो क्या करोगे, एक्टिविटीज़ बच्चों को करने के लिए अगर दोगे, यानी कि उनसे जो है वो क्रियाएं कराओगे, तो क्रिया के थ्रू बच्चा जो है इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसका और वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। तो इंटरेस्ट इन क्लासरूम इंक्रीज्ड बाय गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर उसके थ्रू इंटरेस्ट क्लासरूम में विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। पिछली क्लास में भी हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात की थी। शिक्षा मनोविज्ञान में टीचिंग प्रोसेस, टीचर और स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, और ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने आपका जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सीखने की अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, उसमें जो है उसको प्रभावी बनाना, यानी कि उसको जो है एनहांस करना, इंक्रीज करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, वाई साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर। तो जो साइकोलॉजी को क्यों ऐड किया गया है एजुकेशन में, तो वो इसलिए ऐड किया गया है, इससे हमें ये पता चलता है उस टीचर को कि बच्चों को समझने को कि बच्चा क्या चाहता है, कब कौन सी स्टेज पे बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी करता है, कब क्या चीज़ होगी। तो वो छात्र को समझने के लिए जो है वो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। तभी बोलते हैं ना, पहले बच्चे की साइकोलॉजी को समझो कि बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा लेने की बात नहीं कर रहे हैं, ना दंड देने की बात करें, ना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की ही बात होती है, बल्कि बच्चे को समझने की बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बन सकते थे ह्यूमन साइकोलॉजी के, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे जो है आप लोगों को कवर करा दिए हैं, और आपका ह्यूमन साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो पॉइंट और जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।